प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द अर्जेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन और जेड प्लेन। और पढ़ा था हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आज की क्लास जो है वो है आर्गुमेंट के ऊपर, ठीक है ना। आर्गुमेंट ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बोथ आर सेम थिंग। तो आर्गुमेंट क्या होता है इसे समझेंगे पहले हम। एज वी नो, फॉर एनी टू रियल नंबर एक्स एंड वाई वी कैन फॉर्म अ न्यू नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, that is called complex number, okay, where x and y are real number, okay, both are real number। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था z इक्वल्स टू 2 आयोटा, ठीक है। इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे हम, z इक्वल्स टू 0 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था z इक्वल्स टू 5, इसे हम लिखेंगे z इक्वल्स टू 5 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, ये है प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट तो है ही नहीं इसमें। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम कहेंगे प्योरली रियल, ओके। तो यहाँ पर जो है हम कहें इसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज प्योरली रियल इफ, अब रियल कब होगा, जब y 0 होगा, इफ y इक्वल्स टू 0। इसी तरह से यहाँ कह सकते हैं हम कि यही नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी होगा कब होगा, जब ये 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0। जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या 0 है, यहाँ पर x पार्ट 0 है ये वाला, तो ये हो गया प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पर y पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो हम कहेंगे इसे प्योरली रियल, ओके। ऐसा भी हो सकता है z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा, यहाँ पर दोनों ही 0 हैं, तो ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी हम बात करते हैं आर्गुमेंट की। मॉडुलस हमने बताई दिया आपको, मॉडुलस क्या होता है, मोड ऑफ z होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली हमने देखा था इसे मोड के बारे में। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y, इसको अगर ज्वाइन करते हैं यहाँ से तो ये रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। यहाँ पर जो है x आपका रियल एक्सिस पर लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये, और y जो है इसे लिया गया है y एक्सिस पर, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पर, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्जेंट प्लेन में। इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं हम अर्जेंट प्लेन, ठीक है ना। इसका नाम अर्जेंट प्लेन कहते हैं हम, अर्जेंट प्लेन, या कह सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या हम कह सकते हैं जेड प्लेन, ठीक है ना। अब बात आता है कि आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या है, इसे देखें आप। देखो, इससे पहले मैं बता दूं, जैसे वेक्टर अलजेब्रा में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था। वेक्टर किसी पॉइंट का वेक्टर जो होता है ओरिजिन से, वो बताता है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा में। सिमिलरली ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम वेक्टर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो है ना O, और यहाँ नाम देते हैं हम P, OP जो है ना, ये वेक्टर बता रहा है OP, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो लेंथ होती है OP, इसका लेंथ जो होता है वो क्या बताया था हमने, मोड ऑफ Z होता है। ये हमने पिछली क्लास में बताया था आपको। आज जो है आर्गुमेंट के बारे में बताते हैं हम आपको ये कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
ये वेक्टर जो एंगल बनाता है, आई रिपीट इट अगेन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि इस एक्सिस से ये वेक्टर जो एंगल बनाता है, जो भी एंगल बनाता है यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसे कहते हैं हम एम्पलीट्यूड या हम कहें आर्गुमेंट। तो हम देखते हैं इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये गिवन है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो हम थीटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं? थीटा को फाइंड कर सकते हैं हम टेन लेके, टेन थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका वाई हो जाएगा ये, जो कि हमें पता होगा, और बेस हो जाएगा x, वो हमें पता है, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये एम्पलीट्यूड जो है ना, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम इसमें 2 पाई ऐड कर दें थीटा में, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, तब भी ये कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन के बाद यहीं आ जाएगा। 4 पाई प्लस थीटा करेंगे, कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन के बाद यहीं आ जाएगा। तो ये कोई यूनिक वैल्यू नहीं है इसकी, यानी कि ये सारे के सारी वैल्यूज जो हैं वो सभी आर्गुमेंट होंगी। ये बात समझ लीजिएगा आप, सारी की सारी आर्गुमेंट होंगे। बट इसी वजह से हमने यहाँ पर एक इंटरवल तय कर रखा है, इंटरवल के अंदर जो वैल्यू होगी वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आएगी। तो यहाँ पर एक टर्म है यहाँ पर आर्गुमेंट के साथ, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब ये क्या होता है ये समझना आपको, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। देखें प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, इसके लिए आप जो आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा z का, वो वैल्यू लाई करेगी -पाई से लेके +पाई तक। ठीक है ना, -पाई से लेके +पाई तक, ये होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यानी कि इसे हम ज्योमेट्रिकली समझें तो यहाँ समझें आप, -पाई का मतलब क्या हुआ? -पाई का मतलब हुआ क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला, ये हो गया -पाई, और पॉजिटिव पाई का मतलब हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका मीनिंग क्या हुआ एक्चुअल में? इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो वैल्यू है आर्गुमेंट की वो पॉजिटिव पाई से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता, और -पाई से लेस देन नहीं हो सकती, यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है वैल्यू, इसके आगे नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल होगा ये वाला। अगर यहाँ लाई कर रहा है तब भी हम एंगल कहाँ से लेंगे? यहीं से लेंगे ना, यहाँ से लेंगे, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव पाई से ज़्यादा थोड़ी हुआ है इन दोनों क्वाड्रेंट में। अब इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लाई करता है, मान लेते हैं इसमें, तो इधर साइड से नहीं लेंगे, क्योंकि इधर साइड से लेते हैं जब हम, तो ये पॉजिटिव पाई से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से मेजर करते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, थर्ड में होगा तो इधर से मेजर करेंगे, हम इधर से मेजर करेंगे, और अगर फोर्थ में होगा तब भी हम इधर से मेजर करेंगे। ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला केस लेते हैं हम, केस फर्स्ट, व्हेन x is greater than 0 and y is also greater than 0, it means complex number lies on first quadrant। यहाँ पर जो है x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। ओके, ये वेक्टर हो गया एक तरह से, ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर इसका। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब हम कहेंगे इसमें देखें आप, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया थीटा। अब आप देखें ये वाला जो एंगल है ये tan थीटा होगा, tan थीटा हो जाएगा y अपॉन एक्स, दोनों पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होता है तो हम फाइंड कैसे करते हैं? फाइंड करते हैं हम पहले tan थीटा फाइंड करेंगे, मोड ऑफ y अपॉन एक्स, और थीटा फाइंड कर लेंगे फिर हम tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन एक्स। तो एंगल जो आएगा एक्चुअल में यही आएगा, और यही एंगल चाहिए हमें। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा, आर्गुमेंट ऑफ z, उसे हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं, वो हो जाएगा थीटा के इक्वल, यानी कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो ये एंगल थीटा जो है, एक्यूट एंगल जो हमने यहाँ से फाइंड किया है, वो आर्गुमेंट के इक्वल ही होगा। बट इन सेकंड केस में ऐसा नहीं होगा,
देखो मैं करके बता रहा हूँ आपको ये चीज़। सेकंड केस देखें आप, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, किस क्वाड्रेंट में होगा ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव रहता है। ये हो गया यहाँ पर, समझना इसे अच्छे से। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया पॉइंट P मान लेते हैं इसे हम, और कॉम्प्लेक्स नंबर Z मान लेते हैं इसके लिए x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे, ये हो गया आपका वेक्टर, एक तरह से पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का। तो इस केस में अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये x हो गया, ये हो गया y, क्योंकि ये y है, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। तो अगर tan थीटा फाइंड करते हैं हम, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x मोड ऑफ। तो बताइए ये एंगल जो है, ये एंगल कौन सा मेजर हुआ है, ये मेजर हुआ है, और हमने बताया था एंगल हमेशा मेजर करते हैं पॉजिटिव x एक्सिस से, तो एंगल हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो अगर हम ऐसे फाइंड करते हैं तो ये तो एंगल आया नहीं, एंगल आया ये। अब आपको ये देखना है कि ये एंगल कितना होगा, अगर ये आपको मालूम पड़ गया है तो ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम, ये एंगल फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड कर लेंगे यहाँ से हम, tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। बट ये आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि ये एंगल ये हुआ, हमें चाहिए पॉजिटिव x एक्सिस से, ये नेगेटिव x एक्सिस से मेजर हुआ है, तो ये आर्गुमेंट नहीं होगा। आर्गुमेंट हमेशा मेजर होगा पॉजिटिव x एक्सिस से। इन दोनों क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और सेकंड में, तो इधर से मेजर होगा, और इन दोनों में है तो इधर से मेजर होगा। तो अभी देखा ये एंगल चाहिए हमें, अब ये एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, कितना एंगल होगा, ये होगा आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा इस केस में, एल्फा कह दो इसे हम, ये होगा पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा क्यों होगा पता है ना, पाई माइनस थीटा होगा ऐसे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गया पाई, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव पाई हो जाएगा, और कितना माइनस कर दिया, थीटा माइनस कर दिया, तो ये एंगल बचा ना, तो पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब दे रखा है ना, तो हमें ये देखना होता है उसके लिए आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट में लाई कर रहा है तो जो थीटा आएगा इस तरह से वही आर्गुमेंट होगा, सेकंड में लाई कर रहा है तो थीटा आर्गुमेंट नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए पाई में से थीटा माइनस करना पड़ेगा ये एंगल फाइंड करने के लिए। अब थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस यहाँ देखें हम, थर्ड केस हमारा ये है, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0, इट मीन्स बोथ आर नेगेटिव, देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये यहाँ पर बन जाएगा, इसे यहाँ पर बनाते हैं, थर्ड में लेना है हमें, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है ना, इस पॉइंट से मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इसे देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होता है x प्लस आयोटा y। हमने बताया था हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखें एंगल कौन सा होगा, थीटा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, और ये वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो कौन सा एंगल आता है ये देखिएगा आप, ये वैल्यू फाइंड करते हैं हम एक्यूट एंगल ये वाला, तो हम फाइंड करेंगे tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ y अपॉन x। कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा। अब मुझे बताइए आप, जो ये एंगल आया है थर्ड क्वाड्रेंट में जब केस है ये, तो ये आर्गुमेंट है या नहीं है, इसे देख के देखें। अब देखो थर्ड में आया है तो यहाँ से तो मेजर होगा नहीं, क्योंकि इधर से मेजर होगा ना, मैंने आपको बताया था थर्ड और फोर्थ में आएगा तो इधर से मेजर होगा क्लॉकवाइज, तो हमें ये एंगल नहीं चाहिए, यानी कि थीटा जो होगा वो आर्गुमेंट नहीं होगा, ये तो आर्गुमेंट हुआ नहीं, क्योंकि ये एंगल रहा ये, हमें चाहिए ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा इसे देखें आप अच्छे से। अब इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ से यहाँ तक आप देखें ये वाला, ये हो जाएगा माइनस पाई, क्योंकि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल होता है, माइनस पाई, और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, माइनस पाई में प्लस थीटा ऐड करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा जो कि होगा माइनस पाई प्लस थीटा। यस, माइनस पाई प्लस थीटा, तो ये बच जाएगा ये वाला एंगल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या करना होता है, माइनस पाई प्लस थीटा लेते हैं आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए। तो एक्चुअल में आर्गुमेंट क्या होगा इस केस में, वो होगा ये आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, और थीटा इज द एक्यूट एंगल जो इस वाले फॉर्मूले से हमने फाइंड किया है। ठीक है ना, मोड लेना होता है हमें, दोनों पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो मोड के अंदर होगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल बनाने के लिए। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं लास्ट केस जो कि फोर्थ केस है, उसको देखते हैं। फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ये हो गया फोर्थ केस। देखो फोर्थ केस ये आएगा यहाँ पर, इस वाले पॉइंट में मान लेते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, अभी इसे कंप्लीट करते हैं इस फिगर को, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, तो इस केस में जो थीटा होगा वो हम फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर कर लेते हैं tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ y अपॉन एक्स। आपको ध्यान रखना है एक बात मैं बता दूं यहाँ पर, जो इस तरह से जो वैल्यू आएगी ना थीटा की वो पॉजिटिव आएगी ना, पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी तो आपको मालूम है एंगल कौन सा आएगा, एक्यूट ऑप्टिस, एक्यूट एंगल आएगा, क्योंकि tan एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, tan ऑप्टिस एंगल नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ मोड लगा दिया हमने। अब चाहे x और y नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अल्टीमेटली मोड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव होकर आएगा, तो ये वैल्यू जो होगी वो होगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो होगी तो थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए एक्यूट एंगल ही आता है। तो यहाँ हम कहेंगे हर एक केस में जो आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा, जो कि ये वाला एंगल होगा मोड ऑफ y अपॉन एक्स, और एक्यूट एंगल आएगा। साथ ही साथ ये भी समझना है आपको कि ये जो एंगल आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अभी हम देखें जो होगा थीटा वो क्या होगा, वो होगा एक्चुअल में ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव हो गया ना ये, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला हो गया आपका। हमें चाहिए कौन सा, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इस केस में क्या होगा, एल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस थीटा के इक्वल, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये तो आपका एंगल जो आएगा इसका अपोजिट होगा ना ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो हम कहेंगे इस वाले केस में जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो हो जाएगा क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा एल्फा, कहेंगे उसे हम माइनस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा इसे लिख दो। इस तरह से 4 केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे इससे रिलेटेड और क्लैरिफाई करने के लिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, या हम कह दें इसे √3 आयोटा। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है इसका, एक तो फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ z, हमें मोड ऑफ z फाइंड करना है, और फाइंड करना है हमें आर्गुमेंट ऑफ z। ओके, मोड ऑफ z बहुत इजी है, मोड ऑफ z जो होगा वो होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आपको पता है एक्स वाई कितना है, x कितना है यहाँ पर, x है 1 और y है आपका √3। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2। ये तो सिंपल है। आर्गुमेंट के लिए हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट के लिए हमने बताया था स्टेप, पहले हम फाइंड करते हैं एक्यूट एंगल tan थीटा, जो होता है मोड ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, इससे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ पर होगा ये पॉइंट, ये देखते हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर होगा इसे देखते हैं। आराम से आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लो, ये कहाँ पर पॉइंट होगा, इसे हम
इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1 पॉजिटिव है आपका, √3 पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके 1, √3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x कोऑर्डिनेट हो गया 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, और y कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया आपका √3, यानी कि ये हो गया √3 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी √3 होगा। इसे ज्वाइन करेंगे जियोमेट्रिकली, ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको P मान लेते हैं हम पॉइंट को, तो OP हो गया इसका पोजीशन वेक्टर P का। तो बात करते हैं हम थीटा की। थीटा इज द एक्यूट एंगल, जो कि ये मेजर होगा हमेशा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y ये हो गया यहाँ से यहाँ तक लेंथ। तो पहले हमने बताया था क्या करेंगे, पहले हमें फाइंड करना होता है एक्यूट एंगल, यानी कि थीटा कितना आ रहा है। उसके बाद हम फिगर बना लेते हैं कहाँ पर लाई कर रहा है। थीटा फाइंड करते हैं पहले हम। tan थीटा हो जाएगा मोड ऑफ y अपॉन एक्स। y कितना है, √3 अपॉन x, 1 हो गया, ये √3 हो गया एक्चुअल में। तो थीटा कितना हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा tan π/3, tan 60 होता है √3, तो 60 है, ये थीटा हो गया π/3। ठीक है, उसके बाद हमारा काम आता है इस वाले फिगर से। फिगर में हमने बताया था जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इस वाले क्वाड्रेंट में आता है, तो जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है ना, आर्गुमेंट ऑफ z होता है वो होता है थीटा के इक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा थीटा होता है। ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं। हमने अल्फा लिया है आर्गुमेंट और थीटा लिया है एक्यूट एंगल, है नहीं। आप थीटा आप एक्यूट एंगल ले सकती हैं, और ये थीटा आप आर्गुमेंट रिप्रेजेंट कर सकती हैं, और अल्फा को ये भी कर सकते हैं। ये अपने ऊपर है क्या हमने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं जो आर्गुमेंट होगा z का, वो होगा थीटा के इक्वल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था z और आर्गुमेंट ऑफ z और थीटा सेम होते हैं, ठीक है। यानी कि हम रिपीट करते हैं इस बात को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो आर्गुमेंट इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है अल्फा यानी कि थीटा, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो होगा थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा क्या, π-θ, आर्गुमेंट जो होगा π-θ होगा। इसी तरह से थर्ड में जो होता है आर्गुमेंट जो होता है वो होता है -π + θ, और फोर्थ में जो होता है वो होता है आर्गुमेंट -θ। बस आपको यही अप्लाई करने हैं 4। तो यहाँ फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं जो आर्गुमेंट हो गया सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ लिख दो इसे, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z = थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं थीटा कितना आया था, π/3। ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अगर यहाँ माइनस ले लेते हैं इस जगह, ठीक है, इस जगह माइनस ले लेते हैं, इसी में चलते हैं आगे। इसको ले लो माइनस इस बार, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं माइनस। अब माइनस जब लेंगे तो इसको आप यहाँ देखें, इस वाले केस में z = लिखा हुआ है x, इसे लिख लो आप 1 - √3 आयोटा, ठीक है। x = कितना हो गया, 1 हो गया, y = हो गया -√3, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है आर्गुमेंट ऑफ z। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा फाइंड करेंगे। tan थीटा फाइंड करेंगे तो हो जाएगा मोड ऑफ y अपॉन x, यानी कि हम कह सकते हैं मोड ऑफ -√3 अपॉन 1, यानी कि √3 रहेगा ये। tan ऑफ थीटा = √3, तो थीटा = यहाँ भी π/3 आया, ठीक है ना, यहाँ भी π/3 आया। बट फिगर में क्या होगा, इसे देखें आप, फिगर कहाँ बनेगा, फिगर यहाँ बना लेते हैं। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1 - √3 आयोटा, ठीक है। इसे ज्वाइन करेंगे, ये OP मान लो इसे। तो जो एंगल थीटा फाइंड किया है वो कौन सा फाइंड किया है, ये वाला फाइंड किया है हमने थीटा। आर्गुमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता है आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो क्या होगा, वो होगा π-θ, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट
और सेकंड क्वाड्रेंट में ये अप्लाई करते हैं हम पाई माइनस थीटा, पाई माइनस एक्यूट एंगल जो यहाँ से फाइंड किया हमने, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 जो कि हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी कि ये वाला एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक 2 पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थीटा कितना हो गया था, ये हो गया था पाई बाई 3। जब पाई बाई 3 में से पाई बाई 3 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा एंगल, और हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही आर्गुमेंट को मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं डिफरेंट टाइप की, जो थर्ड में लाई करेगा या फोर्थ में करेगा वहाँ भी उसी रूल के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। ये आर्गुमेंट का था सारा। चलिए अब देख लेते हैं कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़। कॉन्जुगेट हमने बताया था आपको, z इक्वल्स टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लेते हैं x प्लस आइटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है z बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम x माइनस आइटा वाई, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है ना, क्या करते हैं हम इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं z इक्वल्स टू हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। क्या चेंज किया हमने, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज किया है हमने। ठीक है ना, ऐसे हम कहें z इक्वल्स टू लिखा है 5 आयोटा प्लस 7, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा माइनस का 5 आयोटा प्लस 7। समझे ना, क्या चेंज करना है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, चाहे वो आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो। ठीक है ना, प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है। ओके, अभी हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कॉन्जुगेट की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आप देखें, पहली प्रॉपर्टी है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो होगा ना वो क्या होगा, वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर हमने जैसे मान लेते हैं हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, ये आ गया, और इसका कॉन्जुगेट दोबारा ले लेते हैं। ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट दोबारा लेंगे तो हमें दोबारा इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया ना, ये वाला जो z हमने लिया था, तो हम कहेंगे कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जो होगा वो दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये माइनस में भी ट्रू है। थर्ड पॉइंट है z1 अपॉन z2 है मान लेते हैं, इसका होल कॉन्जुगेट है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ पॉइंट ले लें हम, z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट है, ये भी अलग अलग कर सकते हैं हम, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। और आगे देखें, फिफ्थ देखें, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आयोटा z, इसका होल कॉन्जुगेट है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा और केवल z पर कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। ठीक है ना, सिक्स देखें, सिक्स्थ है z प्लस z कॉन्जुगेट, यानी कि z में हम उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर देते हैं, तो ये एक्चुअल में होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसको देखें यहाँ पर इस तरह से, जैसे मान लेते हैं z इक्वल्स टू है x प्लस आयोटा वाई, और z बार क्या होगा x माइनस आयोटा वाई, तो इन दोनों को ऐड कर लें आप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस z बार हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ऐसे ही इसी तरह से एक और है इसमें, सेवंथ देखें, सेवंथ है z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z। देखो क्या आता है, z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको माइनस कर दें आप, तो माइनस जब करेंगे z इक्वल्स टू है x प्लस आयोटा वाई, और z बार इक्वल्स टू है x माइनस आयोटा वाई। माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा ये z माइनस z बार इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आयोटा और y। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, यहाँ लिखोगे आप कुछ इस तरह से कि आयोटा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ, या 2 लिख दें यहाँ पर, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ y। ठीक है ना, तो ये जो होता है, ये होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
वाई क्यों लिखेंगे यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये आपका 7th प्रॉपर्टी थी। चलो देखें कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। जैसे सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें, जैसे एडिशन, अगर हम मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, तो क्या करना होता है हमें एडिशन में, z1 प्लस z2 में सिंपल सा रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे, यानी कि x1 प्लस x2, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ये y1 प्लस y2 और आयोटा कॉमन आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन होगा इसी तरह से। सेकंड आपका सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं हम तो क्या होगा, z1 माइनस z2, तो हो जाएगा ये x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, आयोटा कॉमन आ जाएगा। अब आता है थर्ड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, इसे आप देखें। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, z1 इंटू z2 करना है मान लेते हैं, तो करके देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है ना। z1 कितना है, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, x1 का करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा x1 x2, x1 का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ये x1 y2 आयोटा, ओके। अब y1 का करेंगे यहाँ पर आयोटा y1 का, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से आयोटा x2 y1, इन दोनों का। इसका यहाँ करेंगे तो आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा में करेंगे तो -1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, -1 आ गया माइनस साइन, और ये हो जाएगा आयोटा y1 इंटू y2, यानी कि y1 इंटू y2। अब देखें यहाँ पर रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट यानी जिसमें आयोटा है उसे कर लेते हैं अलग। ये रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है, ये भी रियल पार्ट है इसमें आयोटा नहीं है, तो इस तरह से हो जाएगा ये x1 x2 माइनस y1 y2, ये रियल पार्ट हो गया इसका मल्टीप्लाई के बाद, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा ये, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, x1 y2 प्लस x2 y1, आयोटा आ गया कॉमन। इस तरह से इन दो नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये मल्टीप्लिकेशन है, z1 इंटू z2, ठीक है। अब देखते हैं डिवीज़न देखते हैं हम। डिवीज़न में मान लेते हैं z1 अपॉन z2 फाइंड करना है हमें, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना, z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड जब करेंगे इसे हम तो z1 कितना है, z1 है x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2, अपॉन में आयोटा है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे या इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2। अब मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये देखें क्या होगा, x1 x2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं हम तो हो जाएगा ये माइनस आयोटा x1 y2, ओके। इसका यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई तो प्लस आयोटा x2, ये x1 है, x2 y1। अब इसका करते हैं यहाँ पर हम तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा y1 y2, ओके। होल अपॉन में आ जाएगा ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर क्या होगा, यहाँ -1 हो जाएगा ये, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल पार्ट हैं उन्हें एक तरफ लिख देंगे पहले, और जिसमें आयोटा है उसे लिख देंगे बाद में, आयोटा कॉमन लेके। तो देखें x1 x2 ये आ गया, एक तो रियल पार्ट ये भी है और ये भी रियल है, इसमें आयोटा नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, y1 y2, इन दोनों में आयोटा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे आयोटा आप कॉमन ले लो, आयोटा ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, पॉजिटिव पहले लिख दो, ये हो जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2, ठीक है। और होल अपन में हो जाएगा ये
x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सेपरेट कर लेते हैं इसे हम। सेपरेट जब करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू, इसको जो है रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 होल अपॉन में हो जाएगा ये x1 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस ये हो जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2 होल अपॉन में हो जाएगा ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और आयोटा लग गया ये, ठीक है ना। ये हो गया इसका डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न में कंडीशन ये ध्यान रखना है z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये डिवीज़न हो गया। अब लास्ट रह गया एक, उसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर। फिफ्थ है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर। कुछ नहीं, आपका z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम m का, m भी यानी रियल नंबर, और z इक्वल्स टू हमें पता है, z इक्वल्स टू मान लेते हैं ये है, z इक्वल्स टू है x प्लस आयोटा y। तो क्या करेंगे, m का मल्टीप्लाई जो होगा इन दोनों में हो जाएगा, x प्लस आयोटा y के अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा m x प्लस आयोटा m y। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, आप देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड करता है, तो इसमें हम पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लो कि सपोज z1 z2 z3 भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि z1 प्लस z2, अगर हम प्लस करते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, और रिजल्टेंट जो आता है ना, रिजल्टेंट जो आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कि मीनिंग ये हुआ, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है ना, z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ऐड करने पर जो नया नंबर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होता है कि z1 प्लस माइनस z2 करेंगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये मतलब क्या हुआ, अगर हम कहेंगे कि z1 एंड z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कहेंगे z1 प्लस z2 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, या माइनस करेंगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन में भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होगा, z1 इंटू z2, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिवीज़न में हम कहेंगे z1 अपॉन z2, ये क्या होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कि डिवीज़न भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहाँ पर गिवन है z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वो तो आपको पता ही है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीज़न में, तीनों में फॉलो होती है। अगला है एसोसिएटिव से पहले आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि z1 प्लस z2 इक्वल्स टू होता है z2 प्लस z1, ठीक है। एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, चाहे z1 प्लस z2 लिखें या z2 प्लस z1 लिखें, दोनों सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन छोड़ दिया है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा, z1 इंटू z2 इक्वल्स टू होता है z2 इंटू z1, ठीक है। डिवीज़न में भी नहीं होगा, क्योंकि z1 अपॉन z2 इज नॉट इक्वल्स टू z2 अपॉन z1। या हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन में भी बताया नहीं होगा z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल्स टू z2 माइनस z1। तो कम्यूटेटिव होता है ये दो के लिए, एक एडिशन के लिए और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। थर्ड हमारा होता है एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टीज़ आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है क्लास 8 से पढ़ी जाती हैं। अगर हम गौर करें उस पर
तो ये सारा उसमें भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तो Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 ये इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि दोनों को ऐड करें, Z1 Z2 को, Z3 को बाद को करें, या लास्ट के Z2 Z3 को करें, Z1 को बाद को करें, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही है, Z1 इंटू Z2 इनको पहले कर लें, उसके बाद Z3 करें, या Z1 को बाद में करते हैं और Z2 इंटू Z3 पहले कर लें, तब भी सेम आएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए। ठीक है, आगे आता है फोर्थ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लेते हैं Z1 प्लस Z2 है इक्वल्स टू Z2 प्लस Z3 है, मान लेते हैं। तो यहाँ देखें आप, Z2 दोनों तरफ ऐड हो रहा है ना, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं हम। तो ये हो सकता है किसके इक्वल? Z1 इक्वल्स टू Z3 के इक्वल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही है, Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू लिखा हुआ है Z2 इंटू Z3, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी तो ये हो सकता है Z1 इक्वल्स टू Z3। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आप लिखें, उसे कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। हम यहाँ कहें Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 है, मान लेते हैं, तो ये Z1 जो है दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसे Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ठीक है ना, अगर माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। 6 देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, इसे आप समझें। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दो तरह से देखेंगे हम, एक देखेंगे हम इन एडिशन और एक देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है ना, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन करने पर उसका दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रिजल्टेंट सेम रहे, यानी कि Z में हम क्या ऐड करें कि ये Z रहे, ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या ऐड करें तो Z रहे, तो हम कह सकते हैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर देते हैं, तो इसे हम कहेंगे, अगर हम Z इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आइटम आने, इसे हम कहेंगे 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आइटा, तो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई 0। Z प्लस 0 या 0 प्लस Z करें, 0 प्लस Z तो क्या रहेगा? Z रहेगा। तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, क्या हो गई? 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है ना, अब आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? Z में हम क्या इंटू करें, यहाँ क्या इंटू करें हम कि Z रहे, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा, इसके लिए तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा Z इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, यहाँ हम ऐसे लिखते हैं Z इक्वल्स टू 1,0। ऑर्डर्ड पेयर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम। तो इसे हम जो नाम देते हैं, या तो ऐसे लिख दें इसे आप, ठीक है, या ऐसे लिख दें। इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 1,0। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो यहाँ जिसके लिए 1 होगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, ये सारे सेम हैं, तो वो जो होगा वो होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम कहेंगे Z इंटू 1 या 1 इंटू Z इक्वल्स टू Z रहेगा। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं आगे 7th की। चलिए 7th देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ ये लिख देना यहाँ पर,
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में भी हम दो तरह से देखेंगे। हम एक देखेंगे हम एडिटिव इनवर्स, एक देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए होना चाहिए कि इसमें हम ऐड करें उसको तो क्या हो जाए, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है। तो क्या ऐड करें यहाँ पर, एडिटिव इनवर्स की ऑपरेशन करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। या तो हम इसे पहले ऐड कर दें एडिटिव इनवर्स को z में, या बाद को ऐड करें। ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए क्या, एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पता है ये क्या होगा, -z, यहाँ भी क्या होगा, -z। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर z इक्वल टू लिखा है, मान लेते हैं x प्लस आयटा y, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा -z, जो कि हम कहेंगे -x माइनस आयटा y, ठीक है ना। या हम कहें ऐसे, अगर z को रिप्रेजेंट करते हैं हम x, y, तो -z को करेंगे हम -x माइनस y, ठीक है ना। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसे देखें आप। अगर मान लेते हैं z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि वो बन जाए आप एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि क्या है, 1 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें हम, तो आपको पता है 1/z। या तो इसे पहले करें तब भी, दोनों केसेस में होना चाहिए ये, तो क्या बनेगा 1। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर z 0 नहीं हो सकता, गिवन लिख दें यहाँ पर, गिवन z इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी सभी के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अच्छा, फील्ड होता है इसमें एक, तो ऐसा सेट जिसमें 2 ऑपरेशन के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा सेट जिसमें 2 ऑपरेशन के लिए, यानी कि हमने लिया था यहाँ पर, जैसे यहाँ लिया प्लस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, 2 ऑपरेशन के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, उसको कहते हैं हम फील्ड, उसको उस सेट को कहते हैं हम फील्ड, जिसमें 2 ऑपरेशन के लिए ये सारा सेटिस्फाई होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एग्ज़ाम जो आपका IIT JEE एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।